बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं और आगाज़ में सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगी जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है पंजाब में, जो लॉकडाउन किया गया है बुध तक, उस पर ताजिर बिरादरी परेशान नज़र आ रही है और लोगों की जानिब से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। पर्सनली मैं खुद इस फैसले को बहुत अच्छा समझ रही हूँ कि जिस तरह से हमने छोटी ईद के बाद देखा हालात ख़राब हुए, उसको अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस फैसले के हक़ में मैं नज़र आ रही हूँ। लेकिन ताजिरों के तहफ़्फ़ुज़ात, ताजिर तो दमादम मस्त कलंदर करने को तैयार है। उनका ये कहना है कि हम इस दफ़ा जो लॉकडाउन हुआ तो हम लोग जो हैं वो अपना शटर डाउन करके जो एहतजाज करते थे, इस दफ़ा शटर खोल के एहतजाज किया जाएगा। तो ताजिर रहनुमाओं के तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं वो भी जानने की कोशिश करेंगे, हुकूमती मौक़िफ़ भी इस पर जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ आज के प्रोग्राम में हम सेल्स, प्रमोशन और दीगर चीज़ें जो शामिल करते हैं वो भी मार्केट की सूरत हाल आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। आज की रेसिपी भी प्रोग्राम का हिस्सा होगी। तो ये सब चीज़ें जानने के लिए आपने देखना है प्रोग्राम सिटी एट 10। सब कुछ आपके लिए आज के प्रोग्राम में हमने शामिल किया है। लेकिन सबसे पहले आगाज़ कर लेते हैं वेदर अपडेट्स क्या हैं। जुनेद ने हमें ज्वाइन किया। जुनेद, बताइए मौसम कैसा रहेगा आज? लाहौर शहर के मौसम की अगर बात की जाए तो आज लाहौर शहर का मौसम जो है वो जुज़वी तौर पर अबरआलूद रहने का इम्कान है, लेकिन महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर में बारिश के चांस जो हैं वो इंतहाई कम हैं। और अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि सुबह के वक्त कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अगर हवाओं की बात की जाए तो आज हवाएं जो हैं वो 10 से 15 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चलती रहेंगी और हवा में नमी का तनासब जो है वो सुबह के वक्त 70% रिकॉर्ड किया गया, जबकि शाम के वक्त हवा में नमी का तनासब जो है वो 58% तक जाने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासब ज़्यादा होने की वजह से जो है वो हब्स की शिद्दत जो है वो बढ़ेगी और गर्मी भी जो है वो शहरी महसूस कर सकेंगे। महकमे मौसमियात का कहना है कि बुध के रोज़ भी जो है वो शहर का मौसम जुज़वी तौर पर अबरआलूद ही रहेगा, लेकिन शहर में जो बारिश के चांसेस हैं वो महकमे मौसमियात की जानिब से इंतहाई कम ज़ाहिर किए गए हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच जुनेद। मौसम कैसा रहेगा आपने बताया। अब खबरों के हालात क्या हैं वो मैं आपको बता देती हूँ जी। आज की लीड स्टोरी है, फैसला अचानक तब्दील, मुकम्मल लॉकडाउन, मार्केटें 9 रोज के लिए बंद। तफरीही मकामात, रेस्टोरेंट, सिनेमा घर मुहर्रम के बाद खोलने का ऐलान। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का भी ईद के बाद तहरीक चलाने का ऐलान। और अगली खबर, महंगा आटा बेचने पर जुर्माने के साथ दुकान भी सील हो सकती है। तो ये है हमारी आज की टॉप स्टोरीज, डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर राव दिलशाद हुसैन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम राव साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल चल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र। राव साहब, सबसे पहले तो मैं, जैसा कि मैंने अपनी राय बता दी है, आपने अपनी राय बताई तो ऑब्वियसली इसके बाद कोई बात नहीं रह जाती। नहीं, आपकी राय मैं जरूर जानना चाहूंगी, फिर खबर की तरफ जाऊंगी। बुनियादी तौर पर आप इस फैसले को कैसे? बुनियादी तौर पर आपको पता है कि हमने लॉकडाउन को सपोर्ट की और इस सेंस में की क्योंकि हेल्थ एक्सपर्ट्स जो थे वो इसको सपोर्ट करते थे और चीख कर ईद उल फितर से कबल ये मुतालबा किया जा रहा था। मुल्क के तूलो अर्ज से जो डॉक्टर्स की तंजीमें हैं हेल्थ के हवाले से, वो ये मुतालबा कर रही थी कि आप लॉकडाउन ही इसका वाहिद इसका जो हल है वो ये है और इस पर चलें। देर आए दुरुस्त आयद। तो मेरा इस मरतबा जो वोट है वो गवर्नमेंट के पलड़े में होगा, गवर्नमेंट के फैसले के पलड़े में होगा, क्योंकि अगर आपकी ज़िंदगी बच जाएगी तो मेरे ख्याल से इकनॉमिक एक्टिविटीज़ भी होती रहेंगी और इकनॉमिक एक्टिविटीज़ के हवाले से गवर्नमेंट को अब दोहरा मेयार कम अज़ कम ख़त्म कर देना चाहिए। ऐसे शोबाजात जहाँ पर अब जो 9 रोज़ के लिए बंद करना वो भी इसकी भीड़ चढ़े हैं। जिस तरह से इंडस्ट्री के हवाले से ये कहा जा रहा था कि बहुत बड़ी जो फेवर दी जा रही है शुबा सनत, इसको सनत का दर्जा दिया गया और फिर इससे रिलेटेड जो कारोबार हैं वो भी बंद होंगे। तो मेरे ख्याल से जिन लोगों ने ईद से 2 रोज़ कबल छुट्टी करनी थी अब उनको 4 या 5 रोज़ पहले ही अपने घरों को जाना पड़ेगा और मामला जो है वो बीच में उनके लिए भी मुश्किलात हैं। ओवरऑल हम देखते हैं मुश्किल तो होगी इस सारी सूरत हाल में
पिसेगा तो वो दिहाड़ीदार मजदूर जिसने आस उम्मीद के साथ अपनी ईद के हवाले से अपने जब घर जाना था तो चंद पैसे जो है वो अपने साथ कैरी करता, लेकिन अब सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ होगी, उसके लिए ज़्यादा इम्तहान है और ज़्यादा मुश्किलात हैं उसके लिए। तो लिहाजा अब गवर्नमेंट का ये फैसला है, देर आए दुरुस्त है, हम इसको शुरू से सपोर्ट करते हैं क्योंकि दुनिया भर में यही हाल है। अच्छा, अब ये चीज, इस चीज को लोग जो है वो तनकीद भी कर रहे हैं कि एकदम से फैसला हो जाना, प्री प्लान होता तो कुछ लोग भी प्रिपेयर्ड होते। कल जो हमने मार्केटों में रश देखा, वो फिर ये जो फैसला किया गया, जिस चीज से बचा जा रहा था, मैं वही कह रही हूँ ना, जिस चीज से बचा जा रहा था हमने तो खुद मौका दे दिया रश होने का। तो अगर ये प्लान करके फैसला किया जाता तो आपको नहीं लगता कि बेहतर होता? अगर आप 2 दिन बाद भी ऐसे करते, 2 दिन बाद भी अगर ये फैसला करते तो यही सूरत हाल होती। अब हम बात करते हैं हर मरतबा मिजाज की। मिजाज में तब्दीली बदकिस्मती से नहीं आई। आपको याद होगा कि जून में जब ईद के बाद एक इसकी सीवियर वेव थी और उसमें हर किसी के अजीज़ो कारम में से कोई कैजुअलिटीज़ जो है वो रिपोर्ट हो रही थी, तब एक खौफ जो है वो आया सबको और उस वक्त इसको वाकई सीरियस लिया गया। लेकिन आजकल फिर मैं एक हफ्ते 10 दिन से देख रहा हूँ कि बिल्कुल इस पेंडेमिक को सीरियस नहीं लिया जा रहा और ये फैसला अचानक ही बेहतर है। वैसे इसको ताज्जुब हो रहा है आपको भी राव साहब, आपने कल हालात देखे हैं, मैं कितनी देर ट्रैफिक में स्टक रही हूँ, आपका मेन बुलेवार्ड, जानने वालों आपका मेन बुलेवार्ड स्टक रहा है, इमाम आलम रोड स्टक रहा है, नूरजहान रोड, लिबर्टी और इस तरह दूसरा मेरी बहुत सारे लोगों पूरी दुनिया उमड़ आई जैसे उस सारे एरिया में। बिल्कुल ऐसे ही है। और जो लोग शॉपिंग करने गए हैं वो शॉपिंग करने तो गए लेकिन एक्चुअली दुहाइयां दे रहे थे मेरे अपने कई कलीग्स, क्योंकि आपको शॉपिंग कर भी नहीं पाया। बिल्कुल ऐसे ही इसमें आप ये देखिए, और सिर्फ रश था गाड़ियों का और लंबी कितारें थी। बहरहाल अच्छा, अब ये चीज है कि ताजिर तो इस पे परेशान भी नजर आ रहे हैं, हैरान भी नजर आ रहे हैं, सरापा एहतजाज भी नजर आ रहे हैं। अवाम का रद्द-ए-अमल कुछ मिला जुला है, वो आपको दिखाते हैं। पहले 3 महीने कारोबार बंद रहे हैं, हमारे बुरे हाल हो गए हैं, दुकानदार क्या करे, किस तरफ जाएं, और मजीद 10 दिन फिर है तो फिर ये फाका कशी है और क्या है, मजीद हालात ख़राब होते जा रहे हैं। पहले ही हम लॉकडाउन से शदीद मुतासर हुए हैं और मजीद अब 10 दिन ये अवाम का तो कुछ नहीं सोचा जा रहा। हुकूमत सिर्फ लॉकडाउन कर रही है और तो कुछ भी नहीं कर रही है। कारोबार आगे ठप है, खाने के लिए है नहीं है, किराए वालों के लिए ज़्यादा मुश्किलात हैं। तो ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि क्या उनके लिए सोच रहे हैं, लेकिन हमारे लिए तो कुछ नहीं सोच रहे, अपने बारे में सब कुछ सोच रहे। दिहाड़ीदार तबका तो पहले भी बड़े परेशान है, जो पहले जो लॉकडाउन हुए जो ये परेशानी बनी उसकी वजह से काफ़ी लोग परेशान हैं और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। तो अभी तो थोड़ा बहुत आदमी चल रहा है, इधर जा रहा है उधर जा रहा है, कुछ थोड़ा सा काम भी कर रहा है। अगर वो काम नहीं करेगा तो वाकई उसके लिए परेशानी। गरीब आवाम के लिए जो है वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि जो अमीर है उन लोगों को तो फ़र्क नहीं ज़्यादा पड़ेगा, फ़र्क पड़ेगा हम जैसों को जो गरीब लोग, ठीक है, जिन्होंने 500-600 दिहाड़ी कमानी है वो कहाँ से कमाएंगे। जी तो नाज़रीन, ये थे अवाम के शॉर्ट्स, आपने सुने अवाम का रद्द-ए-अमल इस पर क्या है। मुझे तो ये लगता है कि ये फ़ैसला अच्छा किया गया है, लेकिन ये जो अचानक किया गया और कल हमने सूरत हाल देखी, मैं तो ट्रैफिक में जितनी देर स्टक रही मैं परेशान ही रही कि ये फ़ैसला अच्छा है या बुरा है। मैं इस कश्मकश का शिकार थी कि ये जो इतना रश नज़र आ रहा है, ये फैसला कहीं हमें भाना ना पड़ जाए। लेकिन राव साहब की बात ठीक है, ये जब भी किया जाता हमारी आवाम का यही रद्द-ए-अमल होना था। बात मजीद करेंगे इस पे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। फिर से खुशामदीद कहेंगे और हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये फैसला हुकूमत की जानिब से किया गया है लॉकडाउन का। इस पर ताजिर तो सरापा एहतजाज है ही, लेकिन अब ये फैसला किन मुहरकात के पेश नज़र किया गया है, ये डिटेल्स जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मुझे एक चीज़ देख के अफसोस हुआ कि अवाम का रद्द-ए-अमल भी, चले ताजिरों के तो अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अवाम का रद्द-ए-अमल भी इसमें कंपैरेटिवली बहुत सारे लोग इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। तो ये फ़ैसला किस तरह से दुरुस्त है, जिन लोगों ने ये फ़ैसला किया है बेहतर तरीके से, क्योंकि वो हक़ाइक़ जानते हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। अभी हमें ज्वाइन किया है सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर कैप्टन उस्मान साहब ने। अस्सलाम वालेकुम उस्मान साहब, क्या हाल चाल है आपके? जी वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए भी। जैसा कि मैंने कहा कि फ़ैसला बिलाशुबा आपने हक़ाइक़ के पेश नज़र किया, अच्छा फ़ैसला किया गया है। कम अज़ कम मैं इस फ़ैसले के हक़ में हूँ। मैंने हालांकि शॉपिंग भी नहीं की, लेकिन फिर भी मैं इस फैसले के हक़ में हूँ। लेकिन अवाम मुखालिफत कर रही है, ताजिर मुखालिफत कर रहे हैं। इस फैसले के पसे पर्दा मुहरकात क्या हैं, आप बता दीजिएगा ज़रा।
देखिए जी, अप फ्रंट ये बात तो मैं दुरुस्त समझूंगा, तस्लीम करूंगा कि ये फ़ैसला तो सख्त फ़ैसला था और यकीनन इस पे रद्द अमल जो है वो एक्सपेक्टेड भी था। आप मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगी कि हुकूमत हमेशा रिसीविंग एंड पे होती है, ख़्वाह आप लॉकडाउन करें ख़्वाह आप ना करें तो भी आप रिसीविंग एंड पर हैं, और अगर आप करें तो भी आप रिसीविंग एंड पर हैं। एट द एंड ऑफ द डे ये बात लोगों को समझनी चाहिए, वो ये है कि फ़ैसले अवाम की फ़लाह के लिए और उनकी बेहतरी के लिए किए जाते हैं। हमें वो एक मिसाल कहावत है कि एक सुराख से दूसरी दफ़ा नहीं डसा जाना चाहिए। हमें, अगर आपको याद हो, आज से ठीक 2 माह पहले छोटी ईद पर एक इवेंट हम सब के सामने हुआ, जिसके नतीजे में एक बड़ी शदीद स्पाइक आपको देखने को मिली, और वो स्पाइक जो थी वो पंजाब में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान को देखने को मिली। और माहिरीन का उस ईद से पहले भी ये ख्याल था कि जो ईद के बाज़ार हैं उनको बंद रहना चाहिए, लेकिन एक पर्टिकुलर सिचुएशन बनी जिसमें कि वो बाज़ार खुले, और फिर उसके बाद जो हुआ वो आप लोगों ने रिपोर्ट भी किया। SOPs भी थी, SOPs की कितनी इम्प्लीमेंटेशन हमने की, अपनी जो ज़ाती ज़िम्मेदारी थी बहैसियत शहरी उसको कितना निभाया, सरकार ने कोशिश की, कहीं नहीं की होगी, लेकिन एक्चुअली वो जो इवेंट था जिसकी वजह से वो सारा का सारा इन्फेक्शन स्प्रेड किया, उसके नतीजे में हमारे पास सिचुएशन ऐसी बन गई, ठीक 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद हमारे पास हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर स्पेस के कंस्ट्रेंट्स आने शुरू हो गए। बिल्कुल आपने सही और बहुत ज़्यादा जो है वो स्पाइक देखने को मिली। एट वन पॉइंट इन टाइम हमारे पास 1200 से ज़ायद लोग सिर्फ़ और सिर्फ ऑक्सीजन सपोर्ट पे थे हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर, और जो हमारा जो इन्फेक्टिविटी का रेट था वो भी बहुत ज़्यादा हाई हो गया। तो वो तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए ये फ़ैसला जो किया गया है ये लोगों की बेहतरी के लिए किया गया, और हम ये समझते हैं कि दिस इज़ प्रॉबली वन ऑफ दोज टाइम्स जब हम अगर इस बात को रियलाइज़ करें कि अगर इन दिनों में हमने ये कड़वा घूंट पी लिया तो आगे फिर इंशाल्लाह ताला हमारी जो ज़िंदगी है वो आसान होगी। हमने, दुनिया भर ने अब कोविड के साथ रहना है जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आती, लेकिन यहाँ ये बात जानना ज़रूरी है कि दुनिया में जहाँ जहाँ भी लॉकडाउन में नरमी हुई है या ऐसे इवेंट्स हुए हैं जहाँ पे लोगों ने बहुत ज़्यादा सोशलाइज़ किया है, वहाँ स्पाइक्स आई हैं और इसकी एविडेंस मौजूद है। हमारे तो अपने मुल्क में इसकी एविडेंस मौजूद है छोटी ईद की शक्ल में। तो बात आपकी दुरुस्त है, फ़ैसला बिल्कुल ये जो है वो कुछ लोगों को पसंद नहीं आया होगा और शायद कुछ अवाम में भी कुछ लोगों को पसंद नहीं आया होगा, लेकिन एट द सेम टाइम मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से होगी कि जिस तरह आपने कहा ना कि आपको ये फ़ैसला बहुत पसंद है, तो उस तरह की आवाज़ ढूंढिए जिनको ये फ़ैसला पसंद है, जिनको अपने प्यारों की, अपने बुज़ुर्गों की जानें प्यारी हैं, आप उनकी आवाज़ ढूंढ के लोगों को सुनाइए ताकि हमें एहसास हो कि ये थोड़ी सी एहतियात जो है वो हमें हमारे प्यारों की ज़िंदगियों को बचाएगी। अच्छा उस्मान साहब, एक तो ये बता दीजिएगा नाज़रीन को कि एग्जैक्ट सूरत हाल इस वक्त जो कोविड के पेशेंट्स हैं उनकी है क्या कितने सीरियस पेशेंट्स हैं, और एक बड़ी अच्छी खबर ये कि आखिरी जो 24 घंटे थे उसमें कैजुअल्टी कोई नहीं हुई, तो अब अस्पतालों पे लोड की क्या सूरत हाल है ये बता दें। और दूसरा ये बताएं कि फैसला तो हमने देखा कि स्मार्ट लॉकडाउन में भी हुआ, लेकिन एग्जीक्यूशन में इश्यूज हैं, उस पे एग्जीक्यूशन के हवाले से जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरी तरह से मुतहरिक नज़र नहीं आती। इसको फर्दर मोबिलाइज करने के हवाले से महकमा सेहत की जो एडवाइजरी है वो क्या है, और महकमा सेहत के साथ साथ महकमा दाखिला और चीफ सेक्रेटरी पंजाब इस पर क्या आप किरदार अदा करेंगे? देखिए, मैं आपको जो सबसे पहले आपने सवाल किया उसमें मैं आपको ये बता दूं कि हमारे जो इस वक्त क्रिटिकल केयर में पेशेंट्स हैं पूरे पंजाब में वो 110 हैं। ठीक, एक मैंने जिस तरह बताया एक स्टेज ऐसी थी जिसमें ये तादाद जो थी वो 1200 से ज़ायद हो गई हुई थी, तो हमारे पास भी इस वक्त क्रिटिकल केयर पे लोगों की तादाद तो कम है। और ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, येस्टरडे वाज वन सच डे जब हमने ज़ीरो कैजुअल्टी रिपोर्ट की पूरे पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर कोई कैजुअल्टी नहीं हुई। तो हम ये चाहते हैं कि ये सूरत हाल इसी तरह रहे और खुदा ना खास्ता इस ईद के ऊपर कोई ऐसी एक्टिविटी ना हो जिसकी वजह से जो है वो इस सूरत हाल के अंदर कोई रिवर्सल आए। हमें पता है कि कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं वो हमारे रिलीजियस फेस्टिविटीज़ के साथ एसोसिएटेड है जिनको आप नहीं मना कर सकते या नहीं ख़त्म कर सकते। फॉर इंस्टेंस कुर्बानी है, जानवरों का लोगों ने ख़रीदना है, उसके बाद ईद की नमाज़ लोगों ने पढ़नी है, हम वो चीज़ें SOPs के साथ करवाएंगे। जहाँ तक इम्प्लीमेंटेशन का ताल्लुक है, आप एक बात जहन में रखिए, कोविड को लेके अब ये मामला 5-6 महीने हो गया है, हर जगह पर हर लेवल के ऊपर फ्रस्ट्रेशन है, जहाँ पे लोगों में फ्रस्ट्रेशन है वहाँ पर
जो लोग काम कर रहे हैं वो नॉन स्टॉप काम कर रहे हैं आपके सामने है। तो ये जो लूप होल्स हैं वो सिस्टम के अंदर इस तरह के मौक़ों पे, बल्कि इससे पहले भी आपने देखा होगा, आप हर एक्टिविटी को ले लें तो गवर्नमेंट की मशीनरी के अंदर कभी भी ये एबिलिटी नहीं होती कि वो 100% जो है वो चीज़ों को मौके के ऊपर देख ले। आप इमेजिन कर लेना कि कितनी पुलिस फोर्स या कितने इंतजामिया के लोग चाहिए तमाम बाज़ारों को रोज़ाना की बुनियाद पे देखने के लिए या उनको इम्प्लीमेंट कराने के लिए। कुछ यहाँ पर हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है बहैसियत सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री, बहैसियत कि हमने लोगों के गवर्नमेंट के जो एक्शंस हैं उनके ऊपर कैसे रिस्पॉन्ड करना है। अगर हर शख्स जो है वो बगावत पे उतर आए तो आपको हर शख्स के लिए एक पुलिस वाला चाहिए। उस्मान साहब आपने ये बात की कि हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, हर किसी को चाहिए कि हुकूमत के साथ ताउन करे, बिलाशुबा आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैं ताजिरों की बात जरूर करना चाहूंगी। उनका ये कहना है कि उन्हें जो है एतमाद में नहीं लिया गया, एकदम से फैसला किया गया, ऐलान किया गया और उन पर यह फैसला इम्प्लीमेंट करने का कह दिया गया। तो ये जो ताजिरों को एतमाद में नहीं लिया गया, इसकी वजह क्या है? देखिए, मुझे नहीं पता कि पब्लिक हेल्थ के मामले में जहाँ पे ज़िंदगियाँ ज़ाया होने का एहतमाल हो वहाँ पर एतमाद में लेना किसको कहते हैं। सही। आपको पता है कि कोविड जो है वो अब तकरीबन जनवरी से पूरी दुनिया उसके बारे में जानती है, मार्च से पाकिस्तान में भी अब बच्चा उसके बारे में जानता है। अब तो हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे तो अब घर के अंदर पता है कि कोविड क्या है और इससे क्या ख़तरा लाक हो सकता है। और अगर आप बंदिश के हवाले से बात करें तो हमने सिर्फ कुछ सेगमेंट्स रिटेल सेक्टर के बंद किए हैं। अगर आपने हमारा जो नोटिफिकेशन है उसको देखा हो और जो वजाहत हमने उसके बाद जारी की है, बेतहाशा ऐसे सेगमेंट्स हैं या ऐसे सेक्टर्स हैं जिनका बराह रास्त ईद की शॉपिंग से या वो जो ईद की शॉपिंग एक मेहम क्रिएट करती है उसके साथ ताल्लुक़ नहीं है, उनको बंद नहीं किया गया। सिर्फ वो पर्टिकुलर जगह जहाँ पर हमारे पास ये एविडेंस थी कि वहाँ पर ये SOPs की इम्प्लीमेंटेशन इन दोनों में बिल्कुल मुमकिन नहीं होती, ना दुकानदार करवा सकता है। बिल्कुल सही बजा फरमाया। उस्मान साहब, एक आखिरी चीज जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही हूँ वो ये है, कांगो वायरस के हवाले से आपका स्पेशल मैसेज हम कल से अपने नाजरीन के साथ शेयर कर रहे हैं। तो वो लोग जो कि हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं उनको आप ये मैसेज अगर दोबारा देना चाहें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हमारे नाजरीन को भी पता चल जाएगा कि अगर वो मवेशी मंडियों में जाते हैं तो कौन कौन सी एहतियात उनको बरतनी है। जी, वेरी ब्रीफली सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जी कोविड की वजह से हम बहुत सारी चीज़ें भूल गए। हम अपने बच्चों की वैक्सीनेशन कराना भूल गए। हमें शायद ये भी भूल गया कि कोविड से पहले ये जो बीमारी है इस मवेशी मंडी के अंदर, ये हमें हर साल फेस करनी पड़ती है। और ये खून चूसने वाले जो कीड़े हैं इनका जानवरों पे मौजूद होना, और ये एक्चुअली अगर आप देखें तो इसकी फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा है। इसकी फर्टिलिटी एक्चुअली 90s में है। सो ये बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। जानवर जब ख़रीदें तो ये पहले तो इंश्योर करें कि आप सरकारी मंडी से ख़रीद रहे हैं, क्योंकि सरकारी मंडी में स्प्रे का इंतज़ाम भी है, जानवर करने का इंतज़ाम भी है और वहाँ पर आप तसल्ली के साथ ये जानवर ख़रीद सकते हैं। लेकिन अगर आप सरकारी मंडी से नहीं ख़रीद रहे, आपके इलाके में सरकारी मंडी नहीं है, तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि जब भी आप जानवर ख़रीदने जाएं तो आपने लाइट कलर के कपड़े पहने हो ताकि अगर आपके ऊपर वो कीड़ा चढ़े तो आपको नज़र आ जाए। जब आप जानवर को हाथ लगाएं, ख़ास तौर पे उसके कीड़े चेक करने के लिए, तो प्रेफरेबली आपने दस्ताने पहने हो और जानवर को उन कीड़ों से महफूज करें, खून चूसने वाले कीड़ों से। और बच्चों को बिल्कुल इन जानवरों के पास ना ले जाएं। तो ये एहतियात बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे बड़ी ईद के अंदर, बिकॉज हर घर के अंदर इस जानवर ने ट्रैवल करना होता है और ये जानवरों की बीमारी है, पाकिस्तान में मौजूद है, हमें इससे एहतियात की ज़रूरत है और ये बहुत फेटल है। इसकी जो फर्टिलिटी है वो 90s में है। तो जहाँ हम कोरोना के ख़िलाफ़ सारी की सारी जो अपनी अरेंजमेंट्स कर रहे हैं, वहाँ हमारे लिए ये भी ज़रूरी है कि हम इस बात का भी एहतियात करें कि इस बात से भी अपने प्यारों को, बच्चों को, घर वालों को बिल्कुल आपने बजा फरमाया। बहुत बहुत शुक्रिया। कैप्टन उस्मान हमारे साथ मौजूद थे और जैसा कि उन्होंने बताया है कि अगर आप मंडियों में जा रहे हैं, पहले तो सरकारी मंडियों में जाएं और अगर आप फिर भी बाहर कहीं से अपना मवेशी खरीदने के लिए जा रहे हैं तो जो जो एहतियाती तदाबीर बताई हैं प्लीज़ आप उनका ख्याल रखें ताकि आप महफूज रह सकें। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं।
ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहेंगे और अगली खबर हमारे पास है। रेस्टोरेंट, सिनेमा घर और थिएटर मुहर्रम के बाद खोलने का ऐलान किया गया है। पंजाब हुकूमत ने मामूल की सरगर्मियां बहाल होने की तजवीज़ एनओसी भिजवा दी। हतमी फैसला एनओसी की मीटिंग में किया जाएगा, एनसीओसी की मीटिंग में, एनसीओसी की मीटिंग में किया जाएगा। जी अच्छा, मुझे समझ नहीं आती कि एक तरफ हम बातें करते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होना चाहिए, और ये जो तीनों सेक्टर आपने बताए इसमें तो एक तो बहुत बड़ी तादाद फनकारों की है, बिल्कुल, और जो मेन स्ट्रीम में आपको फनकार नज़र आते हैं वो शायद उनकी सूरत हाल दूसरों से बेहतर है, कंपैरेटिवली बेहतर है, बिल्कुल, तादाद बड़ी कम है। उसके मुकाबले में अगर आप बैक स्टेज जो आर्टिस्ट हैं वो देखते हैं तो उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। उनके लिए जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं जब से ये लॉकडाउन हुआ है, और आपको आए रोज़ किसी ना किसी की सूरत में करैक्टर पैकेजेस देखने को भी मिल रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी और मेन स्ट्रीम मीडिया में भी। इसकी दूसरी जो बात है रेस्टोरेंट्स के हवाले से, तो रेस्टोरेंट्स में अगर टेक अवे हो सकता है तो फिर क्या इसमें मसलत आड़े आ रही है कि आप इसको डाइनिंग नहीं कर सकते, जबकि लाहौर शहर के बेशुमार ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जो हमने खुद रिपोर्ट किया कि डाइनिंग वहां पर चल रही है। अगर वहां पर चल सकती है तो फिर तमाम रेस्टोरेंट्स में क्यों नहीं चल सकती? आप एसओपीज आप हर शोबे के लिए बना सकते हैं, डाइनिंग के लिए आपके पास रेस्टोरेंट्स के लिए या थिएटर्स के लिए एसओपीज नहीं है। आप इस पे काम करें। इसमें बराह रास्त एक बहुत बड़ी तादाद है जो डेली वेजेस की जो इससे मुतासिर हो रही है। तो इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि जल्द अज जल्द इस पर गवर्नमेंट को कान धरने की ज़रूरत है, और जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, सिनेमा या थिएटर है, इस हवाले से भी फौरी तौर पर वो ऑलरेडी हमारे यहाँ बहुत सारे मसाइल का शिकार थी, और इतने गैप के बाद जिस थिएटर में या जिस रेस्टोरेंट में आप एसओपीज की वायलेशन देखें वहां पर उसको सील कर दें, और फिर सील ऐसा ना करें कि आज सील किया और सुबह एसएचओ के कहने पे खोल दिया है। जिस तरह से माजी में हम देख भी रहे हैं कि तमाम जो इलाके हैं जहां पर जो रेस्टोरेंट्स डाइन इन करवा रहे हैं वो एसएचओ की सवाबदीद पे है कि उनको एसएचओ वाकफ है, तो वहां पे डाइन इन भी चल रहा है। आज भी सूरत हाल वैसी की वैसी है। तो फिर असल में जब पॉलिसी हम सारी एक जैसी नहीं बनाते तो फिर प्रॉब्लम आती है। तो इस पर काम करने की जरूरत है। रेस्टोरेंट, सिनेमा घर और ये सारी चीजें जो अगर आप खोल देंगे एसओपीज के साथ, क्योंकि बार-बार वायलेशन करें तो सख्त एक्शन करें। प्राइम मिनिस्टर साहब का फोकस ये है कि लोगों को बेरोजगार नहीं करना है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ऑलमोस्ट फाकों तक आ चुके हैं। आपका ऑर्डिनेंस आया हुआ है, कोविड-19 के हवाले से ऑर्डिनेंस आया हुआ है, सख्त सजा दें अगर कोई एसओपीज की वायलेशन करता है। तो अगर कोई नहीं अडॉप्ट करता है एसओपीज तो फिर उसको काम करने की भी इजाजत ना दें। लेकिन अगर कोई करना चाहता है, कॉपरेट करना चाहता है, बीसीओ इनकी हमने जो रेस्टोरेंट्स यूनिटी की जो एसोसिएशन है उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुनी है उसमें वो मुकम्मल तौर पर तावन करने को तैयार हैं। बल्कि तजवीज़ ये भी है कि जिस तरह से स्पेनिश और इटालियन रेस्टोरेंट्स जब उन्होंने खोले तो मिरर लगाए गए सीट्स में, जो 2 पर्सन की सिटिंग में मिरर लगा दिए गए ताकि जो आपकी क्रॉस ना हो। तो ऑब्वियसली आप इनिशिएटिव लें और फिर आगे उसको बेहतर करने के लिए बेहतर किया जाए। इनिशिएटिव ही नहीं लेंगे तो फिर किस तरह से बेहतर होगा। खैर राव साहब, अगली खबर की तरफ मुझे जाना है और अगली खबर हमारे पास है ग्रैंड हेल्थ अलायंस से, जिन्होंने ईद के बाद तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है और तमाम हेल्थ प्रोफेशनल, वजीर सेहत और सेक्रेटरी सेहत को रिस्क अलाउंस की मद में 20-20 रुपए अपनी जेब से देंगे। क्या कहेंगे? आप देखें कोई यानी ना मामला कोई यहाँ तक आप देखें कोई ना कोई आप हेल्थ मिनिस्टर के हवाले से कोई ना कोई चीज़ ढूंढ के ना लाजमी रखती हैं कि वो ज़रूर डिस्कस हो। अब हेल्थ अलायंस के हवाले से इनके मुतालबात बड़े पुराने हैं। कोविड की वजह से गैप आया है और कोविड-19 के दौरान इन्होंने बहुत काम किया है। ये वो लोग हैं जो फ्रंट लाइन सोल्जर्स थे आपके, और इनको बदकिस्मती की बात यह है कि इनको सिर्फ अल्फाज के गोरख दंगे तक ही रखा गया, उससे आगे बात बढ़ नहीं सकी। बढ़नी चाहिए थी, बात एक्नॉलेज करना चाहिए था। अल्फाज में तो बहुत एक्नॉलेज किया गया लेकिन प्रैक्टिकली हमने नहीं देखा। इतनी ज़्यादा जो अमवात हुई, लेकिन मुझे नहीं याद पड़ता कि किसी के घर जाकर हेल्थ मिनिस्टर साहिबा ने इजहार अफसोस भी किया हो या उनको जो इमदादी चेक किया। माजी में जब लाहौर शहर में छत गिरने का या दीवार गिरने का कोई वाक़या होता था तो 16 लाख रुपए मुतासरीन को दिए जाते थे फी कस, लेकिन हमने देखा है कि 2 साल में इतनी कैजुअलिटीज हादसात की वजह से हो गई हैं, किसी को एक पाई भी जो है वो नहीं दी। तो आखिर क्यों ऐसा हो रहा है?
ये फ्रंट लाइन सोल्जर्स जब आप कहेंगे तो फिर उनसे 20 रुपए की तवक्कुई करेंगे। जब आप कहेंगे उनको फ्रंट लाइन सोल्जर और गत्ते की तलवार उनके हाथ में थमा देंगे तो वो किस तरह से लड़ेंगे? बिल्कुल आप उनके मुतालबात पर आपको महकमा सेहत को, बल्कि अब तो कैप्टन उस्मान साहब से भी ये उनको खुद इस सारी सूरत हाल का भी इल्म है, उनको आना चाहिए, इसमें बात सुननी चाहिए। जो मुतालबात माने जा सकते हैं वो तो माने, उसके बाद आगे जो मजीद भी बात हो सकती है। अब ये स्ट्राइक होगी, फिर जो ओपीडीज खुलने की जो नवीद वज़ीर आला पंजाब ने सुनाई थी, कहीं ना कहीं जो हमें महकमा सेहत के अस्पतालों के हालात बेहतरी की तरफ जाते लग रहे थे, अगर अब ये एहतजाज करेंगे तो हालात मजीद जो है वो बिगड़ सकते हैं और अल्टीमेटली इस सब का खमियाजा जो है वो मरीजों को भुगतना पड़ता है। ब्रेक की तरफ मुझे जाना है, ब्रेक के बाद वापस आपको ज्वाइन करेंगे। अगली खबर हमारे पास जो है आज के न्यूज़पेपर में, और वो है जी महंगे आटे के हवाले से। महंगा आटा बेचने पर जुर्माने के साथ दुकान भी सील होगी। 20 किलो का थैला 860 रुपए में ही मिलेगा। राव साहब, इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, यकीनी बनाया जा सकता है? देखिए 860 का वज़ीर पंजाब ने ये ऐलान किया था कि 860 रुपए में 20 किलो का आटे का थैला मिलेगा, लेकिन मिलेगा कब ये नहीं बताया था उन्होंने कि मिलेगा, लेकिन मिलेगा कब ये आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं किस तरह से मुमकिन है कि इसको एग्जीक्यूट किया जाए। दूसरी सूरत में हम देखते हैं कि ये दुकानें सील करना, जुर्माना और ये चीजें एग्जीक्यूट करना इतना मुश्किल क्यों है? मुझे बता दें, अगर आपके पास आपकी टीम बहुत जबरदस्त हो, इशू ये तो आप इसको इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। इशू ये है कि एक तो आटे की किल्लत का इशू अगर इन महीनों में हो, यानी राइट आफ्टर अप्रैल, मई, जून और जुलाई में अगर हो तो ये बड़ी मज़े का खेज बात है। और अगर यही सूरत हाल नवंबर या दिसंबर में आए तो बात समझ आती है कि आटे की जो फसल है अभी वो तैयार होगी, लेट होगी या ब्लैक में जो आपने कर दिया। लेकिन अब फसल के आते ही एक तरफ दावा ये किया जा रहा था कि 10 लाख मेट्रिक टन जो ज्यादा प्रोक्योर की है वो कहाँ गई? अगर ज्यादा प्रोक्योर किया आपने तो वो आपको स्टोर्स पर भी तो नजर आनी चाहिए, नहीं नजर आ रही। कभी 25 किलो आटे का थैला आता है, कभी 20 किलो पे अमल दरामद नहीं हो पाता। तो महकमा खुराक की ये महकमा खुराक और वजारत खुराक की ये बदतरीन नाअहली है, इनकॉम्पिटेंसी है, जिसकी वजह से ये दिन आपको देखना पड़ रहा है। 860 रुपये सिर्फ अल्फाज तक ही महदूद है, ये लिफाजियत से बात आगे नहीं बढ़ सकी। इस पे तमाम तर इदारों का ये फेलियर है। और सबसे बड़ी बात कि वज़ीर आला पंजाब ने ये बात की और वज़ीर आला पंजाब अपनी बात को बार-बार कहते हैं ही मनवा नहीं पा रहे। उठाया जाए, करार वाकई सजा दी जाए। यहाँ पे तो ये भी कहा जा रहा है दुकानदार को करार वाकई सजा और ये सारी तो जो फिक्रें हैं ना, ये इन फिक्रों से कुछ नहीं होने वाला। आम आदमी को आटा चाहिए, आटा दें उनको 860 रुपए का जो आपने अनाउंस कर दिया, ये जेल भेजने तक नौबत आ गई है। इससे भी ये बड़ी पैथेटिक सूरत हाल है। कभी भी ये ऐसा नहीं कर सकते। आप देखें मार्केट में जब आप फ्लोर मिल्स को गंदम की सप्लाई नहीं देंगे, वीट नहीं देंगे, तो आपको फ्लोर मिल से क्या तवक्का करते हैं कि वो आपको 860 रुपए में दे दें? पहले उनकी सप्लाई तो बहाल करें। आज भी लाहौर शहर की जो आपके मुताबिक ये चीजें इंप्लीमेंट कराना बहुत ज्यादा मुश्किल है और फिलहाल ग्राउंड रियलिटीज भी लेकिन इन्होंने मुश्किल कर दी है, इन्होंने मुश्किल कर दी है। गंदम की सप्लाई के हवाले से जब आप नई फ्लोर मिल्स को दे रहे, कभी आटा चक्की को नहीं दे रहे, तो सूरत हाल इस तरह की रहेगी। ये डिपार्टमेंटल फेलियर है, गवर्नमेंट का भी ये फेलियर है। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, ब्रेक लेंगे, आप हेडलाइंस जानिए, हम दोबारा हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। और नाज़रीन, जैसा कि हमने प्रोग्राम के स्टार्ट में ये चीज़ डिस्कस की थी कि जो फैसला किया गया है मार्केट्स के लॉकडाउन के हवाले से, बुध तक मार्केटें बंद रखने का फैसला किया गया है। हुकूमत की जानिब से जो जवाज़ बताया जा रहा है, बिलाशुबा वो जवाज़ ठीक बताया जा रहा है, लेकिन इस पर ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ात हमने कल भी देखे, आज भी देखे। ताजरों ने ये कहा कि वो दुकानें खोलेंगे, अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड कराएंगे और लॉकडाउन की इस तजवीज़ को वो बिल्कुल मानने वाले नहीं हैं। वो अपनी कारोबारी सरगर्मियाँ इसी तरह से जारी रखेंगे। गम और गुस्से का इजहार भी किया गया। कल हमने देखा मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर ताजरों की जानिब से नारे भी लगाए गए, एहतजाज भी किया गया, इस फैसले की मुखालिफत भी की गई। लेकिन अब तो ये फैसला हो गया है, अब आगे की हिकमत अमली क्या होगी? अब ताजिर जो ये कह रहे हैं कि वो दुकानें खोलेंगे, अगर वो दुकानें खोलते हैं और फिर पुलिस की जानिब से पकड़ धकड़ की जाती है तो उनकी आगे की हिकमत अमली क्या है, ये हम जान लेते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान खालिद परवेज साहब, खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चले आपके? जी अल्लाह का करम। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बताइएगा, हुकूमती फैसले को कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये कोई फैसला नहीं है
जो नींद में किया जाए वो फैसला नहीं कि आप रात को उठते हैं और कहते हैं जी लॉकडाउन। ये इस तरह नहीं है, रियासत की जिम्मेदारी है, इन लोगों का जानो माल की हिफाजत सारा कुछ इसकी जिम्मेदारी है। रेफरेंस देते हैं जी पिछली ईद पर ऐसा हुआ था, तो वो हमने तो नहीं किया, वो तो हुकूमत की नाकामी आप समझ ले, हुकूमत की नाअहली समझ ले कि उन्होंने 2 माह लॉकडाउन रखा और 15 दिन ईद से पहले एकदम उसको खोल दिया। हमने शोर मचाया था। देखिए खालिद साहब, वहां पे भी ताजिर बार बार इस चीज पे बज़द थे कि मार्केटें खोली जाएं। देखिए हम पहले दिन से थे कि तमाम ट्रेड को खोला जाए, चाहे 5 घंटों के लिए खोला जाए, उस पर रश नहीं पड़ना था। आज अगर इन्होंने रात के 12 बजे ऐलान कर दिया है, इसमें मैं आपको बहुत सारी वजूहात है कि माल आ रहे थे, ट्रक आ रहे थे, ट्राले आ रहे थे, दुकानों पर उतरने थे, दुकानों वालों ने पैसे देने थे, अपने मुलाजमीन को देने थे, ईद के लिए ये काम करके देने थे। और आज उनको काम अभी पूरा 1 महीना मेहनत मजदूरी करके एक शख्स एक सूट तैयार करता है, जूते तैयार करता है, वो जब मार्केट में देने जा रहा है तो आगे मार्केट बंद है। ये बड़ा सानिया है, बहुत बड़ा सानिया है। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम हुकूमत के रेट को चैलेंज कर रहे हैं। हम ये साबित करना ये चाह रहे हैं कि आपका पहले भी तरीकाकार गलत था और आपका आज भी गलत है। आपने गलत फैसला लिया। देखिए ये मंडियाँ लगाई हैं जो बकरों की, भैंसों की, उधर जाकर ज़रा देखे एक भी बंदे ने मास्क, वो अगर एसओपीज के बगैर कर रहे हैं, अनपढ़ लोग हैं, सारा कुछ है, देहातों से आए हुए यहाँ कारोबार कर रहे हैं, रश लगा पड़ा है, ना लेने वाला है ना देने वाले, किसी आप ने बिल्कुल नहीं। बजा फरमा रहे हैं खालिद साहब, लेकिन हम अगर मैं थोड़ा सा माजी में जाएं, छोटी ईद की बात करें, मार्केटें खुली, ताजिरों का भी कहना था कि मार्केटें खुली जाएं, कारोबारी सरगर्मियां बहाल की जाएं, लोग भी शॉपिंग करने के लिए गए। फिर जो ताजिरों ने एक यकीन दहानी कराई थी ना कि वो एसओपीज पर अमल करेंगे, वो हमें कहीं नजर नहीं आई। और हमने उसके बाद नतीजा देखा कि कहां पर पीक पर हम गए और बात इतनी ज्यादा हुई। इन केस अब फिर रश बढ़ता और कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि फैसला कहीं बेहतरी के लिए है? बड़ी ईद में और छोटी ईद में फर्क होता है। सही। अब इसमें रश नहीं पड़ना, क्यों अगर 24 आवर खोलते और एसओपीज के साथ, अगर वो बकरे वाला कर सकता है एसओपीज के बरामद दरामद, उनको भी एसओपीज दिया गया है ना, तो इन ताजरों को भी दिया गया है। अगर ये ताजर इस तरीके से चल रहे थे तो इनको चलने देना चाहिए था। ये भी बड़ा एक अहम है। जिस तरह कोरोना फैल रहा है, ये हमारी बर्बादी का ये समा है, जो कोरोना की वजह से हमारी इकॉनमी, हमारे तिजारत, हमारी ट्रेड, सब कुछ बर्बाद हो गया है। लाखों लोग, हुकूमत को ये पता ही नहीं, लाखों लोग बेरोजगार। अच्छा चले एक तो मुशावरत की जाती 10 दिन 15 दिन पहले, ताकि उसके ज़हनी तौर पर तैयार किया जाता। ये बिल्कुल बजाय है, बार बार ये कहा जा रहा है कि तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं कि आपको एतमाद में नहीं लिया गया। जैसे ही ये फैसला किया गया, अचानक फैसला हुआ, तो उसकी वजह से मुझे ये बताएं, आपने बातचीत करने की कोशिश की, ये जानने की कोशिश की कि आया ताजिर रहनुमाओं को एतमाद में क्यों नहीं लिया गया? देखिए हमने 10 दिन 15 दिन पहले हमें थोड़ी सी इसकी आवाज़ आई थी कि इस तरह करेंगे, ने खबरदार कर दिया था ये मीडिया के ज़रिए प्लेटफॉर्म पर, और उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंसें की और हुकूमत को आगाह किया। लेकिन लगता है कि वहाँ कोई बैठा ही नहीं है, सीट पर बैठा ही कोई नहीं, सभी लोग सो रहे हैं। और जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने कहा, खालिद परवेज़ साहब बैठे सारे हैं, ये फैसले हम देख तो रहे हैं कि फैसले तो हो रहे हैं। देखें फैसले, क्या फैसले, ये वो फैसला नहीं होता। देख दूसरे फरीक को सुने बगैर कोई फैसला, उसको फैसला नहीं कहा जाता। सही सही। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, आप लोगों ने इस फैसले को यकसर मुस्तरद कर दिया, आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं कि एतमाद में लेने की कोशिश नहीं की गई। अब मार्केट्स खुली हैं जैसा कि आपने फरमाया, अब आगे की हिकमत अमली क्या होगी ये मैं आपसे जानूंगी। और हम गुफ्तगू कर रहे हैं शहर में लॉकडाउन, और अभी हमने अहम खबर भी खालिद साहब शेयर की है कि राजा बशारत साहब जो हैं वो शहर का दौरा कर रहे हैं, लॉकडाउन की सिचुएशन का जायजा ले रहे हैं, ताउन की अपील भी कर रहे हैं ताजिरों से, क्या कहेंगे? देखिए अब क्या फ़ायदा इस अपील का, जब 2 दिन रह गए हैं। मैं कह रहा हूँ हमारे सामान रास्तों में हैं, लेने वाले सर पे हैं, किस तरह इसको मैनेज किया जाएगा सारे सिलसिले को। ये तो देखिए बड़ी अजीब बात है कि पहले करके फिर आप कह रहे हैं ताउन करें। अब देखिए ताउन रहा तो आज यहाँ तक बात पहुँची, और हम पहले भी यही बात कह रहे थे कि हमें दोनों चीज़ों को साथ साथ देकर चलना है।
देखिए वजीर आजम पाकिस्तान के आज के बयान भी देख लें, वो तो हमेशा लॉकडाउन की मुखालिफत करते हैं। देखे मेरी बात, हमेशा तो फिर करते हैं। कैसी रियासत है कि वजीर आजम पाकिस्तान कह रहे कि नरमी करे, आप कह रहे हैं सख्त लॉकडाउन करे। देखिए एक पेज पर हुकूमत खुद तो आ जाए फिर हमें कहे कि भाई एक पेज पे सही, हमारे सही। साथ अब मुझे चले सिर्फ आप। ये बता दें, मार्केटें आप कह रहे हैं कि खुली हैं, शहर की तमाम मार्केटें। अब अगर पकड़ धकड़ होती है हुकूमत की, ऑब्वियसली फैसले के खिलाफ आप लोग चल रहे हैं, क्या हिकमत अमली होगी? आप मार्केटें इस तरह से खुली देखिए रखेंगे? मेरी बात सुने, पकड़ धकड़ वहां होती है जहाँ चंद कोई मार्केट खुली है, कोई बंद है, इस तरह की। अगर पूरा पाकिस्तान खुला है तो फिर पकड़ धकड़ ये कर ले, ये उसका मतलब क्या होता है? इनकलाब। फिर इनकलाब आता है। एक बात वाजे करूं मैं कि पाकिस्तान की गैर सियासी सबसे बड़ी जमात अंजुमन ताजरान पाकिस्तान है। इसका वजूद हर गांव में है, हर शहर में है। मैं एक सवाल करना चाहता हूं अपने वज़ीर आला से भी, वज़ीर कानून से भी, कि जनाब मुझे सिर्फ ये बताएं कहाँ कोरोना है, देहातों में कहाँ है? आपने एक जगह पर है, एक शहर में है या एक मोहल्ले में है, तो आपने पूरे पाकिस्तान को बंद कर दिया। ये दानिशमंदी नहीं है। एक जकड़ के रख दिया आपने पूरे पाकिस्तान को। मुझे किसी एक देहात का नाम बता दे पूरे पाकिस्तान में जो शहरी आबादी जो है वो 40% है, देहाती आबादी जो है 60% है। 60% को आपने कुर्बानी का बकरा बना दिया। इस 40% यानी में आप भी कह रहे हैं कि ऑप्शंस दूसरी थी, उन पर गौर किया जाता, पूरे पंजाब में लॉकडाउन ना किया जाता, ना किया जहां जाता। कहीं जरूरत अब मैं थी। बता रहा हूं कि हुकूमत के पिछले लॉकडाउन की बात थोड़ी सी करूंगा मैं। जी, रात के 2 बजे आज भी मेरे साथ आ जाए, मैं आपको तमाम फास्ट फूड वगैरह, ये मैकडॉनल्ड, सर मैं आपसे ये सब खुले दिखाऊं मैं आपको। आपसे ये जानना चाहूंगी, अब मुझे सिर्फ ये बता दें कि आप मार्केटें ईद तक इसी तरह से खुली रखेंगे? देखिए हमारे पास रास्ता कोई नहीं, हमें खोलना है, आगे जिंदा रहना है, अपनी लोगों को लेके चलना है। ये गरीब शहरी जो हैं, ये छोटे ताजर, ये पहले मर चुके हैं, उनका तो जनाजा निकल, अब वो मौत से क्या डरेंगे? अब SOPs के साथ हम काम करेंगे और कर रहे हैं। अगर हमारे साथ, देखे रियासत का काम नहीं, रियासत का काम है उनको शेल्टर देना या उसकी सपोर्ट करना, ये नहीं कि पकड़ दकड़ करेंगे। अगर वो पकड़ दकड़ करेंगे तो मैं ये बात दावा से कह रहा हूँ उनके पास जगह नहीं होगी। एक मेजॉरिटी के साथ ताजर है, आज पूरे पाकिस्तान का ताजर एक पेज पर है। सही, मैं शहर लाहौर की स्पेसिफिकली बात करना चाहूंगी, कौन कौन सी मार्केटें आज शहर में खुली हैं? देखिए मैं जिन रास्तों से गुजर के आया हूँ, आप तक पहुँचा हूँ, कोई मुझे मार्केट, कोई दुकान मुझे बंद नजर नहीं आई, बल्कि रोजाना 11 बजे के बाद खुलती है, आज 11 बजे से पहले ही खुली हुई है। लोग आकर बैठे हुए हैं। कोई एक मार्केट मुझे बता दे कि जी वहाँ लोग नहीं है। अगर किसी का शटर नीचे भी है तो वो बाहर इंतज़ार कर रहा है अपने मार्केट के सदर की, दूसरे की, कि मैं इसको खोलूँ। देखिए जिन्होंने तैयारी की हुई है, अगर आप चीखो पुकार देखें आप छोटे लोगों की, जो सुबह करते हैं, शाम को खाते हैं, क्या हुकूमत उन्हें सपोर्ट कर रही है? ये वज़ीर आला बताएं, वज़ीर कानून बताएं, जो आज सर्वे कर रहे हैं बगैर अपना हुक्म। ये पुराने हुक्मरान थे, उनकी तरफ से एक जारी होता था बादशाहत में कि ये हुक्म सादत कर दिया गया, कुछ भी हो उस पर अमल दरामद। वो तो आप कह रहे हैं ये वो दौर वापस आ तो गया। ये दौर वापस सही। आ अच्छा, गया। कल मार्केटों में बहुत रश रहा, उसको आप कैसे देखते हैं? ट्रैफिक मुकम्मल तौर पे जैम थी, हर मार्केट, हर बाजार, हर मॉल में मैं ये लोगों समझ का रहा हूं, जमे गफीर था। देखे मैं ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, ये हुकूमत की नाहली समझे आप कि इन्होंने ऐलान कर दिया आज रात 12 बजे तक सब कुछ खुला, सब लोग घरों से निकल और गए कल से shopping बंद करने। होगा। ये पूरी गौर से बात सुन लें आप, रात 12 बजे तक खुला और कल से बंद होगा। लोगों ने कहा आज ही खरीद ले। ये वही हुआ जो छोटी ईद पर हुआ था कि 15 दिन पहले, 10 दिन पहले खोल दिया गया था। उसका नतीजा ये कि जिसने कोरोना में आना वो आ गया, वो यानी रात आप उसमें कह आ रहे हैं गया। ये बड़ी वजह बनी फैलने की कोरोना। जी वही वजह रात को हुई, और रात किसी जगह पर पैर रखने की जगह नहीं ऐसे थी। ही है, तमाम दुकानें मार्केटों में भरी ये। पड़ी थी ऐसे और ही है। इतना रश था कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। लेकिन उसका जिम्मेदार कौन है? वो ताजरों ने किया। यानी वो जो SOP आप फॉलो नहीं कर पाए, आप उसका जिम्मेदार हुकूमत को ठहरा रहे हैं। देखिए आप
आप एक रात को ऐलान कर देते हैं, रोजाना आप 7 बजे तक चल रहे हैं, आज कह रहे हैं कि आज 12 बजे तक खोल लो और जो खरीदना खरीद लो। सही सही, लोगों को खुद बाहर निकाला आपने। बिल्कुल ऐसे ही। और वही जिस चीज की SOP जिसे कहते हैं, उसके जिस लिए चीज तो से ये बच सारा रहे कुछ थे किया गया, वही हो गया। नहीं, कोरोना कोई 15 दिन लगते हैं, 1 सेकंड लगता है। बिल्कुल, वो जो लोग रात खरीदारी करनी उन्होंने ही सारे दिन करनी थी, बिल्कुल सही। और उसमें रश हो गया, और उस रश को खत्म करने के लिए हम ये कहते हैं कि दुकानें खुलनी चाहिए थी, ताकि एक दिन रश ना पड़े। इसको स्लो ये 8 दिन बाद फिर खोलेंगे, बिल्कुल, तो फिर कौन रोकेगा इसे? बिल्कुल ऐसे ही। खालिद साहब, मैं लोगों के लिए तो मैसेज नहीं कहूंगी, हुकूमत को कोई स्पेशल आपका मैसेज हो, क्योंकि हुकूमत ने ऐलान कर दिया मार्केटें बंद रहेंगी 9 रोज के लिए, आप लोगों ने कहा है जी हम मार्केटें खोल के रहेंगे, तो कोई हमारे प्लेटफॉर्म से आप मैसेज देना चाह रहे हैं? मैं आपके प्लेटफॉर्म से एक मैसेज यही देना चाहूँगा हुकूमत को कि ये रियासत है, सब रियासत की जिम्मेदारी है इनकी जान माल हर चीज़ का दिफा करना, और रोज़गार मुहैया करना सबसे अहम, और रोज़गार छीनना नहीं है। तो उदारा इसमें नज़रसानी करें और आजमाइश में न डालें, लोगों को आजमाइश में न डालें, और मजबूर ना करें हुकूमत के खिलाफ खड़े होने पर। मैं समझता हूँ ये भी एक बड़ी साजिश हो रही है इन हालात में, कि वो सारे रास्ते बंद कर रहे हैं जहाँ से हुकूमत को नुकसान पहुँचे, उसको खोल रहे हैं, ताकि ये प्रोपेगेंडा जो है और ज्यादा बढ़े और हुकूमत को नुकसान हो। खैर खालिद साहब, हम तो दुआ गो हैं कि हालात बेहतर हो जाएं, अवाम की भी इसी में खुशहाली है, ताजिरों की भी इसी में खुशहाली है। दुआएं तो पूरी कौम कोरोना के लिए भी मांग रही है, दुआएं इसके लिए भी मांग रही हैं। मैं ये कह रहा हूँ जिनको एक वक्त की रोटी नहीं मिल रही उनका क्या जुर्म है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो भी इस मुल्क के शहरी है, उनका जीना मरना यहाँ पर है, उनके लिए हुकूमत क्या कर रही है, उनके लिए इकदाम करे। ये नहीं कि आप लाइनें लगा के तस्वीरें बनाकर और लोगों को 12-12 हज़ार रुपया दे दें आप चंद लोगों को, तो बाकी लोग कहाँ जाए? 22 करोड़ की आबादी इस मुल्क, बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं। बिल्कुल ये नहीं, आप लोगों के घरों में देखें जिनके घरों में चूल्हे नहीं जल रहे, आज उनको देखें जिन्होंने सुबह करना था, ईद पर आस लगाई थी कि ये पूरे साल का दारोमदार है। मैं हुकूमत से यही कहूँगा कि ये पूरे साल का दारोमदार है, इस पर इस तरह ना मारे, ये मर जाएंगे। सही, आपका मौक़िफ़ ऑब्वियसली हुकूमती ईवानों तक पहुंच चुका होगा। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद परवेज़ साहब, आपके वक्त था। नाज़रीन, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। और नाज़रीन, ब्रेक से पहले और फिर अपने न्यूज़ सेगमेंट में बहुत ज़्यादा हमने ये चीज़ें डिस्कस की हैं कि शहर में आजकल क्या चल रहा है, किस तरह ताजिर सरापा एहतजाज हैं, हुकूमती फ़ैसला अपनी जगह, फिर शहर में महंगाई की जो सूरत हाल है, ये सब चीज़ें एक जगह। आज एक बहुत अहम चीज़ जो मुझे लगता है कि डिस्कस करना वक्त की अहम ज़रूरत है, जिसके बारे में ना जानने की वजह से हम बहुत ज़्यादा मुश्किल से गुजर रहे हैं, गुजर भी चुके हैं। अब प्रिवेंशन की बात करनी है कि हमने बचना कैसे है। आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जा रहा है, तो इस पर हम बात करेंगे। हमने बात करनी है बर वक्त तशखीस कैसे की जा सकती है, हमने बात करनी है प्रिवेंशन किस तरह से की जा सकती है, हमने अपने आप को बचाना कैसे है। इस पर हम बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनका तारुफ मैं आपके साथ कराना चाहूँगी। डॉक्टर इसरारुल हक तूर, एसोसिएट प्रोफेसर जनरल हॉस्पिटल हैं, माहिर अमराज़ मेदा और जिगर हैं। खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि हमने फोकस ये करना है प्रिवेंशन पे, लोगों में शऊर बेदार करने की, मुझे बताइएगा कितनी ज़रूरत है? ये दिन मनाने का एक मकसद ही ये है कि आगाही अवाम तक इसका बेसिक्स को पहुँचाना हम सबका, मीडिया का, डॉक्टर्स का, प्रिंट मीडिया का, सबका फ़र्ज़ है। इसमें आगाही नहीं होगी तो बचत नहीं होगी। आगाही फैलाने में सबसे अहम चीज़ ये है कि फियर ऑफ अननोन ज़्यादा है, कुछ लोगों में इसका खौफ ज़्यादा है। जब तक हम सच्चाई नहीं बताएंगे उस वक्त तक हमें हकीकत का नहीं पता होगा। फियर ऑफ अननोन के तहत वो इधर उधर से इनकॉम्पिटेंट किस्म की मालूमात लेंगे और नतीजे के तौर पे कभी अपने आप को किसी मौजे की तलाश में किसी क्वैक के पास लेके जाएंगे, किसी और ये जो आप चीज़ें बता रहे हैं एक्चुअली ये होता भी है। सीरियसली बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो अपना मर्ज बिगाड़ इस तरह से देते हैं कि क्वैक के पास चले जाते हैं, हकीमों के पास चले जाते हैं और वक्त ज़ाया कर देते हैं। पाकिस्तान में हेपेटाइटिस का मर्ज बढ़ता चला जा रहा है, मुझे वजह बताएं इसकी क्या है? देखिए, हमारे यहाँ जो स्टेटिस्टिक्स हैं, जिगर की सोजिश का नाम हेपेटाइटिस है। 2 तरह की किस्में होती हैं, एक इसमें
दायमी यरकान होता है जिसमें 6 माह से ज़्यादा बीमारी रहती है, जिसमें ज़्यादा कॉमन रीज़न हेपेटाइटिस बी और सी है, जिसकी शायद आप बात कर रही हैं। दूसरी जो वजह है वो पीला यरकान या आसान ज़बान में फौरी यरकान कहते हैं, जो हेपेटाइटिस ए और ई के साथ होता है और उसका ताल्लुक गंदे पानी गंदी ग़िज़ा से है। सही, ठीक है। तो दोनों का अलग-अलग डायनेमिक्स है। पहले ए और ई की बात कर लेते हैं कि हमारे मुल्क में फूड हाइजीन इतनी अच्छी नहीं है। गंदा पानी गंदी ग़िज़ा, खुले सड़कों से खाने का, ठेलों से खाने का रुझान, अच्छे रेस्टोरेंट्स के किचन भी बहुत अच्छे नहीं हैं। सो कॉल्ड बड़े होटल्स के किचन भी बहुत हाइजीनिकली तैयार करदा फूड सर्व नहीं कर रहे। एंड रिज़ल्ट ये है कि जो फूड हम खा रहे हैं वो इतना अच्छा नहीं है, प्योर नहीं है। तो उसमें बेसिक्स जो हैं वो आवाम की आगाही के लिए कि सबसे अहम चीज़ ये है कि हाथ ज़रूर धोएं खाना खाने से पहले, ये एक और अब कोरोना के बाद भी अगर किसी को हाथ धोने का कहना पड़ता है ना, तो मुझे तो इस चीज़ पे डॉक्टर साहब अफसोस ही होगा। बिल्कुल, खाना खाने से पहले हाथ ज़रूर धोएं, रफ़ा हाजत से वॉशरूम से आने के बाद हाथ ज़रूर धोएं, और इसके अलावा कोई भी चीज़ खाएं उसके सबसे पहले इंश्योर करें कि ये साफ़ है कि नहीं है। उसके अगर दिल मुतमईन है कि ये साफ़ है और आपको जो सराउंडिंग हालात हैं वो लग रहे हैं कि साफ़ खाना है, ये खा लें। साफ़ पानी, साफ़ ग़िज़ा इसकी सबसे बड़ी प्रिवेंशन है। फिर उसके बाद आ जाता है कि हेपेटाइटिस बी और सी की प्रिवेंशन। उसके लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हमारे माशरे में तकरीबन 9.5 to 10% लोग मुतासिर हैं, तो बहुत बड़ा एक पेशेंट का पूल है। तो इसलिए जो पेशेंट है वो दूसरों को फैलाने का ज़रिया है। तो इसलिए हर बंदे को ये समझना चाहिए कि उसका कंघी, दांतों का ब्रश, तौलिया, नेल कटर, रेज़र और ख़वातीन में ज्वेलरी ये अलहदा रहनी है। ठीक है जी। इसके अलावा ये हर बंदा जब ये सोचेगा कि मैंने ये चीज़ें अपनी अलहदा रखनी हैं तो मरीज़ की भी अलहदा होंगी, शेयरिंग नहीं होगी और स्प्रेड नहीं होगा। दूसरे नंबर पे यह है कि गैर ज़रूरी इंजेक्शंस का इस्तेमाल, गैर ज़रूरी तौर पे ताकत के टीकों के नाम पे जो हम इंजेक्शन प्रैक्टिस करवाते हैं और करते हैं, करवाने से मुराद ये है कि मरीज़ फोर्स कर रहा होता है हेल्थ केयर पर्सनल को कि जी आप मुझे ताकत का टीका लगाएं या ड्रिप लगाएं। तो वो जो गली मोहल्ले में हमारे फैमिली फिजिशियंस और बैठे हुए हैं डॉक्टर्स, तो बाज़ औक़ात मजबूर भी हो जाते हैं कि उसको समझाने में 15 से 20 मिनट लगने हैं और उसको वो ताकत का टीका देने में 1 मिनट लगने हैं। तो ये डायनेमिक्स हैं, ये अनफॉर्चुनेटली ये रियलिटी है। तो वो अनड्यू इंजेक्शंस का इस्तेमाल और ये जो हमारी फीलिंग है कि इंजेक्शन फौरी असर करते हैं और उसके इक्विवेलेंट अगर गोलियां अवेलेबल हैं तो हम फिर भी टीके को तरजीह दे रहे हैं, और गैर तस्दीक शुदा ऐसी आलूदा सिरिंजेस का इस्तेमाल इसकी बड़ी वजह है जो किसी हेपेटाइटिस के मरीज़ से दूसरे को लगती है। बिल्कुल। एक बड़ी वजह। तीसरा गैर तस्दीक शुदा ब्लड है, माँ से बच्चे को फैला हुआ है। तो इन सारी चीज़ों को, इन सब का अपनी अपनी स्ट्रेटजी है। गैर ज़रूरी इंजेक्शन ना लगवाएं, तस्दीक शुदा ब्लड लगवाएं। और ये डॉक्टर साहब जो पूरी लिस्ट आपने बताई है, इन सब चीज़ों की केयर हमने खुद करनी है। इस पे खुद करनी है, ये खुद करनी है, बचना अपने खुद है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में, हम इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस भी करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हमें पता नहीं होता, शऊर नहीं होता, सम टाइम पता भी होता है लेकिन हम इग्नोर कर देते हैं। तो ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डॉक्टर साहब। और आगाही का एक बहुत बड़ा सेगमेंट जो है ना फूड रिलेटेड है। एक हेपेटाइटिस बी और सी का मर्ज जो है वो इब्तदाई स्टेजेस में 95% क्योरेबल है। ठीक है। तो अगर वो नॉर्मल हेल्दी फूड लेगा तो उसका इम्यूनिटी, उसका बॉडी डिफेंस सिस्टम ठीक रहेगा, और गैर ज़रूरी परहेज़ कर करके अपने जिस्म को कमज़ोर नहीं कर लेगा तो फाइट कर सकेगा इन्फेक्शन को। सही। और मेजॉरिटी ऑफ केसेस में कोई स्पेशल प्रिकॉशन नहीं है हेपेटाइटिस बी और सी के पेशेंट्स में खाने के बारे में। सारे फल, सारी सब्जियां, सारी दालें, हर तरह का गोश्त, छोटा बड़ा मुर्गी मछली का वो खा सकते हैं। सही। ठंडे गर्म का कोई वो जो कॉन्सेप्ट है ना कि अंडा गर्म है और फलां चीज़ दूध ठंडा है, उससे बाहर निकल के बैलेंस डाइट लेने का जो बहुत बड़ी ज़रूरत है, ख़ास तौर पर उन लोगों को जिनके अंदर कोई डिजीज़ प्रोसेस चल रहा होता है। तो इसको इनकरेज करने की ज़रूरत है कि गैर ज़रूरी परहेज़ की ज़रूरत नहीं है। गैर ज़रूरी तौर पे उससे परेशान हो के कोएक्स के पास जाके अपने किसी और सिस्टम को, किडनीज़ को और बाकी मामलात को ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। मुस्तनद इलाज मौजूद है, सादा सा इलाज है हेपेटाइटिस सी के लिए तो बहुत ही। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने मुस्तनद इलाज की बात की, ये भी एक बहुत अहम पॉइंट है, मैं इस पर आपसे बात करती हूँ ना जी। तो डॉक्टर इसरारुल हक हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएगा, अब आपने कहा मुस्तनद इलाज मौजूद है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उधर नहीं जाते हैं, हम हकीमों के पास जाते हैं और अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। मुस्तनद इलाज
लोगों को क्या कहना चाहेंगे, बर वक्त इलाज कितना ज़रूरी है? देखें, इब्तदाई स्टेज में इसकी कामयाबी बहुत अच्छी है। 95 to 96% केसेस में अल्लाह के फल से लोग ठीक हो जाते हैं। हेपेटाइटिस सी की बात कर रहा हूँ। गोलियों की सूरत में इलाज है, 3 से 6 महीने का इलाज है, साइड इफ़ेक्ट्स ना होने के बराबर हैं। वो पुराना वक्त था इंटरफ्रॉन के तकलीफ दे साइड इफ़ेक्ट्स बर्दाश्त करने पड़ते थे, अब ऐसी बात नहीं है। बहुत सस्ती हैं, दुनिया में बहुत सस्ते हैं। इसका इलाज गोलियों की सूरत में तकरीबन इसका इलाज का दौरानिया तकरीबन 200 से 300 रुपया पर डे इसका ख़र्चा है, और 3 महीने का इलाज कोई इतना लंबा नहीं है। दूसरे नंबर पर हेपेटाइटिस बी का इलाज है, उसका अनफॉर्चुनेटली अभी लंबे अरसे तक गोलियों की सूरत में इलाज है, साइड इफ़ेक्ट्स ना होने के बराबर हैं, और बाद सूरतों में इंजेक्शंस भी लगते हैं। तो ये दोनों तरह के इलाज ऐसे हैं जिससे बहुत सारी पेचीदगियाँ, जिस तरह जिगर का सुकड़ना, तिली फैलना, पेट में पानी, खून की उल्टी, बेहोशी, जिगर का कैंसर, इन चीज़ों से बचाव हो सकता है। अगर बर वक्त हम उसका कल्प्रिट वायरस ख़त्म कर देंगे तो बहुत सारी वापसी इन चीज़ों से बचाव हो जाएगा, और अगर कोई उस स्टेज के करीब पहुंच चुका है तो उसका दुरानिया बढ़ जाएगा। सही। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हर स्टेज के मरीज़ हेपेटाइटिस के इसका इलाज करवाएं। अगर उसको 100% हम ख़त्म नहीं भी कर सकते तो उसकी रफ्तार को ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल, और उसको कंट्रोल करके उसकी पेचीदगियों से बच सकते हैं। सही। और आप बहुत अपनी ज़िंदगी को महफूज रख सकते हैं अगर आप बर वक्त इलाज ही कर लेंगे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही मुस्तनद मालूमात आपने हमारे साथ शेयर की हैं। उम्मीद है हमारे देखने वाले तमाम तर एहतियाती तदाबीर, सबसे पहले प्रिवेंशन, अपने आप को जो है मोहतात रखेंगे। इन जो चीज़ें डॉक्टर साहब ने बताई हैं उस पर आप ज़रूर अमल दरामद करेंगे, सफाई का सिर्फ ख्याल रख लें तो बहुत सारी बीमारियों से आप अल्टीमेटली बच जाते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे और सेगमेंट्स की तरफ जाएंगे। डिफरेंट मोबाइल रेट्स में आपको बताऊंगी। वीवो V19 मोबाइल है और इसकी कीमत क्या है जी, 59,999 रुपीज़ इसकी कीमत है। ऑनर 10 और इसकी कीमत सेम प्राइस है, 59,999 रुपीज़। और जी नेक्स्ट मोबाइल हमारे पास है Lenovo Vibe Z2 और इसकी कीमत है 51,000 रुपये। Realme X3 मोबाइल है और 49,999 रुपीज़ में आप खरीद सकते हैं। जी तो नाज़रीन, मोबाइल रेट्स आपने जान लिए। ये आजकल मोबाइल रेट से थोड़ा सा हट के जो ज़्यादा रेट डिस्कस हो रहे हैं वो हैं बकरों के रेट। तो बकरों के रेट आजकल क्या चल रहे हैं? मवेशी मंडी चलते हैं, वहाँ पर फरहान मौजूद हैं। फरहान बताइएगा, आजकल सभी लोग जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कहीं कीमत कम पता चले तो वो जानवर की ख़रीदारी के लिए चले जाएं। काछा मंडी में आप मौजूद हैं, यहाँ पर मवेशी क्या नॉर्मल कीमत में मिल रहे हैं कि बहस व तकरार ज़्यादा नज़र आ रही है? देखिए, काछा मंडी के अंदर जो बकरे हैं वो सिर्फ आए हुए हैं, यानी छोटा जानवर यहाँ पर आया हुआ है। और जो मंडियों का अगर मुआवजा किया जाए तो ये मंडी बानिस्बत उनसे सस्ती है। आज जो सबसे भारी बकरा मंडी का था वो सेल हो गया, सुल्तान उसका नाम था, और वो 1,75,000 रुपये में सेल हुआ है। और उसकी जो वजन था तकरीबन 3.5 मन गोश्त। जो मालिक और ख़रीदने वाले दोनों ने कन्फर्म किया गया इसका गोश्त 3.5 मन है। जबकि जो सस्ता यहाँ बकरा सेल हुआ है वो 35,000 रुपये का सेल हुआ है। कि यानी बानिस्बत अगर दीगर 10 मंडियों का मुआवजा किया जाए तो काछा के अंदर छोटा जो बकरा जानवर है वो सस्ता है। अच्छा, आपने कहा कि यहाँ पर छोटा जानवर सस्ता है, 35,000 रुपये आप सबसे कम प्राइस बता रहे हैं। अब 35,000 रुपये का बकरा मैंने तो जहाँ देखा वो बहुत ही छोटा बकरा है। अब खरीदार कम कीमत में बड़ा बकरा खरीदना चाह रहा है, तो ये बताएगा कि जो बकरे बड़े हैं, कदावर हैं, उनकी कीमत क्या है? देखिए, जो मैं 35,000 के बता रहा हूँ ये नॉर्मल एक बकरा है जिसमें 12 से 15 किलो के दरमियान जो गोश्त होगा। इसके बाद ऊपर जितना आपने मुख्तलिफ वेट के हिसाब से उसकी कीमत बढ़ती चली जाती है। क्योंकि इस मंडी के अंदर शुरू से ही जो ख़रीदार है बहुत कम है। नई मंडियाँ लगाई गई थी, ताख़ीर के साथ लगाई गई थी, तो एक ये वजह हो सकती है कि यहाँ जो बकरे की कीमत है बानिस्बत दीगर मंडियों के कम है। चलिए फरहान, इसके बाद बहुत सारे लोग आपके इस बीपर के बाद के नॉर्मल रेट्स हैं यहाँ पर, जो महंगाई हमें हर जगह दिख रही है, लोग काछा मंडी का रुख करने वाले हैं, तो यहाँ पर आप जा सकते हैं। यहाँ पर नॉर्मल प्राइस पर बकरे जो हैं वो अवेलेबल है। फरहान, इंतजामात बताइएगा मंडी में कैसे हैं? जो इंतजामात डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जानिब से कहा जा रहा है कि बेहतरीन किए गए हैं, पानी भी वहाँ पर है बकरों के लिए, सफाई के इंतजामात भी अच्छे हैं, आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं?
देखिए सफाई के इंतजाम को यहाँ पर नाकी से जो चारा बकरे खा रहे हैं उसके बाद यहाँ ढेर लगा हुआ है, उसको उठाया नहीं जा रहा है। मंडी के अंदर जगह जगह ढेर लगे हैं, मच्छर पैदा करने का सबब बन सकता है। अगर बारिश हो गई तो इन्हीं कचरे की वजह से बहुत ज़्यादा इन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। दूसरा जो यहाँ पर इशू आ रहा है वो पार्किंग का व्यापारी की जानिब से बताया जा रहा है कि वहाँ पर हिफाजत के लिए कोई भी इंतजामिया का बद्दा मौजूद नहीं है। जो जाता है अपनी मर्जी से मोटरसाइकिल या गाड़ी खड़ी करता है उसको कोई पर्ची नहीं दी जाती, ना किसी किस्म की हिफाजत है। तो व्यापारी का कहना है कि उन्होंने भी और ख़रीदार ने भी जो इंतजामिया उनसे कहा था कि अपना यहाँ पर बंदा बिठाएं, पर्ची जारी करें ताकि जिसकी गाड़ी हो वही लेकर जाए और चोरी होने का जो खदशा है वो काम हो। जो तीसरा बड़ा इशू ये है कि इसके अंदर स्क्रीनिंग नहीं की जा रही है। मास्क के हवाले से तो सख्ती की जा रही है, स्पीकर पर ऐलान किया जा रहा है, लेकिन मंडी के जो दाखिली रास्ता है उसके अंदर किसी भी किस्म की कोई स्क्रीनिंग नहीं है। ठीक है जी, कोई स्क्रीनिंग नहीं है। थैंक यू सो मच फरहान, आप हमारे साथ मौजूद है। यानी जो डिटेल्स बताई गई थी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जानिब से कि मंडियों में ये इंतजाम किए गए हैं, SOPs की भी खिलाफ वर्जी है, ऐलान बार बार किया जा रहा है, लेकिन जो लोग आ रहे हैं ना तो वो अमल दरामद कर रहे हैं, ना तो व्यापारी इस चीज़ पर अमल दरामद कर रहे हैं कि मास्क ज़रूर पहना हो। सेकेंडली, पार्किंग का कोई इंतज़ाम बेहतर नहीं है, जिसकी वजह से लोग भी परेशान नज़र आ रहे हैं। तो अगर लोग वहाँ जाएँ तो इंतज़ामात बेहतर ना हो तो ऑब्वियसली लोगों को भी परेशानी रहेगी। तो आई होप कि जो भी कंसर्न लोग हैं, इंतज़ामिया ये सुन रही होगी और ये मसला हल करेगी, क्योंकि अभी ईद में टाइम है तो लोगों ने जाना है, तो लोगों की परेशानी कम करना जिन लोगों की जिम्मेदारी है उनको करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आज के भाव जान लेते हैं। सबसे पहले मीट रेट्स क्या हैं। जेनिथ शॉप पे अगर आप जाएंगे तो बीफ पर केजी मिलेगा 633 यानी 633 रुपए में, और बीफ मिन्स यहाँ पर अवेलेबल है 899 899 रुपए में। नेक्स्ट जी, मटन पर केजी 1403 रुपए में, मटन मिन्स आपको मिलेगा 1649 रुपए में। चिकन के रेट क्या है। जिंदा मुर्गी गवर्नमेंट रेट के मुताबिक 153 और इसका बना हुआ गोश्त 222 रुपए में मिलेगा। और इसके बाद जी एग रेट्स क्या हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ जी। सबसे पहले रिटेल प्राइस है 130 रुपए दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। होलसेल पे जाएंगे तो 2 रुपए बचत कर सकते हैं, आप 128 रुपए दर्जन में अंडों की खरीदारी करेंगे। और अगर आप जाएंगे गोरमे पे 129 129 रुपए दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। जी तो नाज़रीन, रेट्स आपने जान लिए, मुझे जाना है अभी किचन में। किचन में आपसे मुलाकात होगी आज की रेसिपी के साथ। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद हबीब के किचन में आपको खुशामदीद कहेंगे। आज की रेसिपी के लिए आप सभी लोग तैयार होंगे। जहांगीर की तरफ मैं जाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए कैसे? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और लोग हमारे जितने व्यूअर्स हैं इंतजार कर रहे हैं। इस टाइम आपको पता है कि कॉपी पेंसिल पकड़ के बैठ जाते हैं कि हमने आज की रेसिपी नोट डाउन करनी है। तो आज की रेसिपी आज की जो हमारी रेसिपी है वो मैं नाज़रीन को बताता जाऊँ। आज हम बना रहे हैं पास्ता अरबी आटा। पास्ता हमने पैने यूज़ किया और हम बनाएंगे अरबी आटा सॉस, जो थोड़ी सी स्पाइसी है, जो पाकिस्तानी टेस्ट के मुताबिक बहुत अच्छी है। मोस्टली लोग इसको पसंद करते हैं। सही। इसको पास्ता रेड सॉस में भी कहते हैं। शुरू करें हम? जी जी ज़रूर, आप स्टार्ट पैन करें। मेरा गर्म हो चुका है। हम लेंगे हबीब ऑयल। हबीब ऑयल के तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून हम ऐड करेंगे। 2 से 3 टेबल स्पून आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम लेंगे अनियन। अनियन जाएगा तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। इसको हम करेंगे हल्का सा सॉटे। जैसे हमारा अनियन सॉटे होता है, साथ ही हम ऐड करेंगे गार्लिक। गार्लिक जाएगा 1 टीस्पून। ठीक है जी। इसको हल्का सा दोबारा सॉटे करेंगे। उसके बाद हम ऐड करेंगे इसके अंदर टमाटो पेस्ट। टमाटो पेस्ट इसमें जाएगी 2 से 3 टेबल स्पून के करीब। इसको हल्का सा हम कुक करेंगे। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे टमाटो कनकोसी। ये टमाटो को मैंने ऑयल के साथ कुक किया हुआ है और वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको हम हल्का सा टोस्ट करेंगे। साथ ही हम ऐड करेंगे सीजनिंग। सीजनिंग में मैंने लिए है क्रश चिली है, सॉल्ट है और ब्लैक पेपर है। इसकी जो ग्रामिश है वो आपकी टीवी स्क्रीन पे ऑलरेडी ठीक है जी, शो हो रही है, चल रही है। इसको हम हल्का सा अपनी सॉस को फाइनल करेंगे, थोड़ा सा कुक करेंगे। ये देखें बड़े खुशबूदार जो है ना वो बिल्कुल, मैं भी कलर भी और खुशबू भी दोनों चीज़ें। उसके बाद हम लेंगे पास्ता। पास्ता हमने आज जो सिलेक्शन की है वो हमने आज लिया है पेनी पास्ता। वो तकरीबन 1 कप के करीब हम इसमें ऐड कर देंगे। पेनी पास्ता डालने के बाद हम इसको टोस्ट करेंगे।
टोस्ट करने के बाद ये मेरे पास मिक्स हर्ब हैं ड्राई, जिसमें बेसल और ऑरिगेनो है, वो हम इसके अंदर स्प्रिंकल कर देंगे। ये मैं अपने नाज़रीन को बताता जाऊँ, इसकी अगर क्वांटिटी थोड़ी सी भी ज़्यादा हो जाएगी तो आपके जो पास्ते का टेस्ट है वो चेंज हो जाएगा, वो कड़वा हो जाएगा। यानी ये आपको इसकी क्वांटिटी बहुत एहतियात के साथ से, क्योंकि ये बेसिकली हर्ब हैं, हर्ब होते हैं खुशबू के लिए। ठीक है, तो हम इसको फॉर द स्मेल, फॉर द अरोमा हम इसमें ऐड करते हैं। ले जी, हमारा पास्ता रेडी हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा प्लेटिंग का। प्लेटिंग के लिए मैंने ब्लैक प्लेट की सिलेक्शन की हुई है, ठीक है। ब्लैक प्लेट लेंगे, साथ में मैंने चिकन ऑलरेडी ग्रिल करके पहले रख दिया है ताकि हमारे पास टाइम शॉर्टेज की वजह से अपने नाज़रीन को हम बता सके। बाकी उसकी जो रेसिपी है ग्रिल चिकन की वो आपकी टीवी स्क्रीन पे आ रही है। जी, ग्रिल चिकन की रेसिपी आपकी टीवी स्क्रीन पे आ रही होगी, वो आप देख सकते हैं। ऑब्वियसली हम थोड़ा टाइम मैनेज करना होता है तो कुछ चीज़ें पहले से प्रिपेयर करके रखते हैं। ओके जी, ये हमारा पास्ता जो है आउट करेंगे बड़े खूबसूरत तरीके के साथ। उसके बाद हमारा जो ग्रिल चिकन है जिसको हमने कर्व करके काट के रख दिया, वो हम चिकन इसके साथ अरेंज करेंगे। ठीक हो गया जी। साथ में एंड पे हम लेंगे चीज़। चीज़ हम सॉस में भी ऐड कर सकते हैं, आप ऊपर से चाहें तो ऊपर से भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। सही जी। अच्छा, कुछ लोग चीज़ ज़्यादा पसंद करते हैं तो वो दोनों चीज़ें दोनों ऑप्शन कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन कर सकते हैं, आप इसके अंदर भी ऐड कर सकते हैं और आप ऊपर से भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो चीज़ फाइनल करती है वो होती है पार्मेसन चीज़। अगर मेरे नाज़रीन वो पार्मेसन चीज़ की सिलेक्शन करेंगे तो ये खाने में और भी मज़े का लगेगा। ले जी, ये हमारा जो पास्ता है विद अरबियाटा सॉस ये रेडी हो गया विद ग्रिल्ड चिकन। ठीक है जी, हमारा पास्ता रेडी हो गया है। जहांगीर, मैं चाहूंगी एक दफ़ा फिर आप जल्दी से हमारे नाज़रीन को इसकी रेसिपी हमने पास्ता पहले से बॉईल किया हुआ था। हमने टमाटो सबसे पहले गार्लिक ऑनियन सॉटे किया, उसके बाद टमाटो पेस्ट ऐड करके हमने उसको थोड़ा सा सॉटे किया। देन हमारे पास टमाटो कनकोसी जी टमाटो को जो हमने कुक करके रखा था हबीब ऑयल में, वो हमने ऐड करके इसको मिक्स किया, सीजनिंग किया, सॉल्ट डाला, ब्लैक पेपर डाली, क्रश चिली डाली है और साथ में हमने चीज ऐड किया। सही। और अच्छा, मेरे ज़हन में एक चीज आ रही है, टमाटो जो आपने कुक किया था उसको किस तरह से कुक करते हैं? टाइमिंग उसकी क्या? टमाटो को सीडलेस एंड स्किनलेस करने के बाद हम उसको चॉप कर लेते हैं या ब्लेंड कर लेते हैं। ठीक है। देन हबीब ऑयल के साथ और थोड़े से हर्ब्स ऐड करके, जैसे आप बे लीफ ऐड कर सकते हैं या ऑरिगेनो वगैरह डाल के आप इसको स्लो हीट पे कुक करते हैं। जब ऑयल ऊपर आ जाता है तब आपकी वो बेस कनकोसी रेडी हो जाती है। ठीक है, ठीक है। क्योंकि हमने इसकी बेस चाहिए होती है। और ये टमाटो रिच सॉस है, फ्लेवर्ड। आप देखिए अभी हमने इस पर चीज़ डाली है, जैसे जैसे ये मेल्ट हो रही है इसकी लुक और इसके फ्लेवर में और भी बिल्कुल अच्छा ऐसे ही है। अच्छा जहांगीर, आपने कहा कि ये स्पाइसी होता है दूसरे पास्ता से, वो किस तरह से? वो भी हमारे हमने इसमें क्योंकि क्रश चिली की एडिशन की है। जो दूसरे पास्ते होते हैं वो टमाटो सॉस बेस होते हैं, ऐसे ही जो बच्चों को जैसे कनकोसी अपना नेप्लोटाना सॉस होती है टमाटो सॉस में होते हैं। इसमें हमने क्रश चिली की एडिशन की है जो कि अरबियाटा की तरफ लेके जाता है, इसकी सॉस चेंज हो जाती है, स्पाइसी हो जाती है। सही जी, इसकी चेंज हो जाती है सॉस। ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा। जो हम नॉर्मली पास्ता घर में ट्राई करते हैं, बच्चों के लिए बनाते हैं, ये उससे डिफरेंट है। तो ट्राई करके बताइएगा। रेसिपी आपने ऑब्वियसली नोट डाउन भी कर ली होगी, तो बताइएगा ये आपको कैसा लगा। इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर नई रेसिपी के साथ आपसे एक बार फिर से मुलाकात होगी। जहांगीर हमारे साथ मौजूद होंगे और फिर मज़े मज़े की रेसिपी हम आपके साथ शेयर करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।